सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो इसे कंप्लीट अंदाज में जो पेश किया वो थॉमस हॉब्स ने पेश किया, जॉन लॉक ने पेश किया और रूसो ने पेश किया। तो इन तीनों के यहाँ एक 3 एजम्पशंस पाई जाती हैं। अब ये तीनों एजम्पशंस ये आपके जहन में होगी, तो इसकी बेस पे ही उन्होंने अपने आइडियाज़ पेश किए हैं। तो मैं आपको इस अंदाज में पेश करूंगा कि पहले आपको बताऊंगा ये 3 एजम्पशंस क्या हैं, बाद में ये एक एक एजम्पशन में तीनों के जो ख्यालात हैं वो मैं आप लोगों को एलेबरेट करूंगा। तो फर्स्ट एजम्पशन है इनकी जो उसमें स्टेट ऑफ नेचर का बयान किया गया है, दूसरे नंबर पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और सोसाइटी। ये 3 एजम्पशंस हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, इसमें इन राइटर्स ने, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल राइटर्स ने हमें बताया है कि इब्तदाई इंसान, जब इब्तदा में इंसान नई नई ज़िंदगी वजूद में आई हैं, तो इब्तदाई इंसान कैसे थे, कैसे ज़िंदगी बसर करते थे, उनके जो है नेचर क्या थी और उस वक्त के नेचुरल लॉज क्या थे और डायनेमिक्स उस वक्त की क्या थी, तो उस पर इन्होंने डिस्कशन की है। और दूसरे नंबर पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उनका कहना है कि ये स्टेट ऑफ नेचर में कुछ बगाड़ पैदा आया, तो इस बगाड़ को या इस मसले को हल करने के लिए तमाम सोसाइटी के मेंबर्स ने मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि हम लोग अमन व अमान से रह सकें, नेचुरल लॉज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे एक सोसाइटी कायम हुई है, एक मुआशरा कायम हुआ है। तो ये असल में 3 एजम्पशंस हैं। अब इन तीनों एजम्पशंस में पहले हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में जो थॉमस हॉब्स का हम नज़रिया देखते हैं। थॉमस हॉब्स ने जो अपनी स्टेट ऑफ नेचर में हमें बताया है, थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो इब्तदाई इंसान था वो सेल्फ सेंटर्ड था, इगोइस्टिक था, वो सेल्फिश था, वो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकता था। तो उसकी नज़र में उस वक्त के इंसान का जो अल्टीमेट पर्पस था वो था सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी हिफाजत करनी है, अपनी सर्वाइवल करनी है, अपनी ही सर्वाइवल सब कुछ है। लिहाजा ऐसा होता था थॉमस हॉब्स की नज़र में कि जो आदमी जितना ज़्यादा ताकतवर होता था वो कमज़ोर पे उतनी ही जल्द गलबा पा लेता था। थॉमस हॉब्स की नज़र में हर इंसान यही समझता था कि मेरे पे दूसरे इंसान गलबा पाना चाहता है, इससे पहले कि वो गलबा पाए मैं उस पर गलबा पा लूँ। तो ऐसे में ये एक स्टेट ऑफ नेचर नहीं बल्कि ये स्टेट ऑफ एनार्की थी। तो थॉमस हॉब्स की नज़र में इस स्टेट ऑफ एनार्की में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो कि रैशनल थे, जो चाहते थे कि भाई कुछ भला हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका यही कहना था कि इंसान की नेचर करप्ट थी और उसके इंसान में 2 जज्बे पाए जाते थे। वो जज्बा था या तो मोहब्बत का या नफ़रत का, तो इसके अलावा कोई जज्बा नहीं था। उसकी नज़र में अच्छाई और बुराई का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो आपके जिसे आप चाहते हैं वो आपके लिए अच्छाई है, जिसे आप नापसंद करते हैं वो आपके लिए बुराई है। ये थॉमस हॉब्स का नज़रिया था। तो अब होता ये था क्योंकि आपकी पसंद और दूसरे की पसंद वो कभी एक नहीं हो सकती, लिहाजा स्टेट मुकम्मल तौर पर तमाम मुआशरा इन स्टेट ऑफ एनार्की रहता था। अब इसको ख़त्म करने के लिए मुआशरे के तमाम अफराद ने सोचा कि नेचुरल लॉ पीस मांगता है। मतलब ये इधर थॉमस हॉब्स एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता है कि इंसानी नेचर तो करप्ट है लेकिन नेचुरल लॉ के मुताबिक इंसान को पीसफुल होना चाहिए, मुआशरे को पीसफुल हासिल होना चाहिए। इस पीस को हासिल करने के लिए, इसे एक्वायर करने के लिए थॉमस हॉब्स की नज़र में तमाम सोसाइटी ने मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये थॉमस हॉब्स का नज़रिया है। इसके बरक्स जॉन लॉक जो स्टेट ऑफ नेचर बताता है उसमें इंसान वो गुड नेचर का मालिक था, पीसफुल था, रैशनल था, मुआशरा इंतहाई बेहतरीन अंदाज में चल रहा था। लेकिन जॉन लॉक के यहाँ एक मसला ये पैदा हुआ, उसका कहना है कि कुछ लोग
माइनॉरिटी में लोग इरेशनल आ गए और उन इरेशनल लोगों ने मुआशरे में बगाड़ पैदा करना शुरू किया। इंसान को जो स्टेट ऑफ नेचर में जो नेचुरल राइट्स या डिवाइन राइट्स हासिल थे, लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, ये राइट्स हासिल थे, ये इन्होंने छीनना शुरू कर दिया। लिहाजा इंसान को दोबारा उस स्टेट ऑफ नेचर में ले जाने के लिए जॉन लॉक की नज़र में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आया। तो ये इसका नज़रिया है। फर्दर रूसो का नज़रिया, रूसो के मुताबिक भी, रूसो भी बिल्कुल जॉन लॉक से सहमत है। उसका भी यही कहना है कि इंसान इब्तिदा में पीसफुल था और उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता था, पीसफुल था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इंसान में दो बुराइयों ने जन्म लिया। एक तो पॉपुलेशन बढ़ी और दूसरा प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट की वजह से इनइक्वालिटी आई। ज़मीन, जब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, उसका मर्तबा ज़्यादा था, लिहाजा कम मर्तबे वाले लोग वो कम हैसियत के हामिल हो गए और इसी तरह माशरे में बगाड़ पैदा हुआ। और इस बगाड़ को ख़त्म करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यूँ इन तीनों के यहाँ सोसाइटी ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। थॉमस हॉब्स की नज़र में जो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वजूद में आई, वो एब्सोल्यूट मोनार्क की थी। एब्सोल्यूट मोनार्क जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी और वो जो चाहे माशरे के पीस को सिक्योर करने के लिए वो जो चाहे मर्जी कर सकता था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। इसके बरक्स जॉन लॉक का जो रूलर है उसके पास लिमिटेड पावर थी। उसके मुताबिक अल्टीमेट अथॉरिटी अवाम के पास थी, क्योंकि अवाम लोगों की कसीर तादाद रैशनल है। तो ये रैशनल लोग एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मुंतखब करते सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, और वो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम था कि वो इनके तीनों राइट्स, लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, उसकी हिफाजत करे। अगर तो वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है देन ओके, अगर नहीं वो प्रोटेक्ट कर सकता तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अवाम उस बादशाह को उतार देगी। और इसी तरह तकरीबन रूसो जो है, रूसो ने अपनी जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर तो मुआशरे का रूलर जो है वो जनरल विल के मुताबिक चलेगा देन ओके, रियासत कायम रहेगी। तो उसका रूसो का सीधा सीधा ये कहना है कि ये जनरल विल असल में ये नेचुरल लॉ है, कोई भी इसकी वायलेशन नहीं कर सकता। तो जब इंसानों का एक मजमुआ, इनके कांग्रीगेशन एक जगह जमा होगी तो ये नेचर के मुताबिक फैसला करेगी, कभी भी अगेंस्ट द नेचर काम नहीं करेगी। तो ये इनके तीनों के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आखिर पे जो एक सिविल सोसाइटी या स्टेट वजूद में आती है। थॉमस हॉब्स के यहाँ जो स्टेट वजूद में आती है उसमें मोनार्क अपनी एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ विराजमान होता है, जिसके खिलाफ अवाम कभी भी इनकलाब नहीं ला सकती, कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकती। तो ये बुनियादी तौर पर जो थॉमस हॉब्स का रूलर है वो एब्सोल्यूट पावर का हामिल है। इसके बरक्स जॉन लॉक का जो रूलर है वो एब्सोल्यूट पावर का हामिल नहीं, एब्सोल्यूट पावर अवाम के पास है। अगर तो ये रूलर इनके फंडामेंटल राइट्स, लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रहा है देन ओके, अगर नहीं कर रहा तो अवाम रेवोल्यूशन के ज़रिए इसका तख्ता उलट के नया हुक्मरान मंतखब कर सकती है। तो ये प्योर डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट जॉन लॉक का है। और थर्ड पे रूसो का जो है वो भी यही है कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तकरीबन काफ़ी हद तक इरेशनल है। जो रूसो का कहना है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ही तकरीबन सारे फैसले करेगी और वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो ये काफ़ी हद तक जो हम कह लें कि नामुमकिन है, नामुमकिन अमल है। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेसी के ज़्यादा करीब है इसलिए उसे ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट वो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही लिया गया है। तो ये इनकी ओवरऑल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो इनमें अगर हम देखें, अगर एतराज़ करें तो एब्सोल्युटली थॉमस हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर वो भी हमें गलत लगती है कि भाई इंसान हर लिहाज से उसकी नज़र में वो करप्ट ही है।
करप्ट पोजीशन पे ही विराजमान है और इसके बरक्स स्टेट ऑफ नेचुरल लॉ जो है वो पीस चाहता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें ये बिल्कुल समझ में नहीं आती। जॉन लॉक का देखें कि उसका इंसान पीसफुल है और रैशनल भी है, लेकिन हमें जॉन लॉक की टेबुला रासा थ्योरी वो हमें बताती है कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। तो अब वो कौन सा एनवायरनमेंट था कि जिसमें ये तमाम लोग वो पीसफुल बन गए, कहाँ से ये कैसे बन गए? तो जॉन लॉक इसका हमें कोई जवाब नहीं देता। रैशनल थे तो इरैशनल लोग उसमें कैसे हो गए? जब मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट तो इरैशनल उसमें लोग कैसे आ गए? तो ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद रूसो का देखें तो रूसो की जनरल विल वो भी हमें समझ नहीं आती कि भाई जनरल विल में तमाम लोग अगर सही ही हैं तो भाई तमाम लोगों को कैसे हम इकट्ठे कर सकते हैं? मतलब हर मामला महीने में हर कोई ना कोई स्टेट का है मामला दरपेश होता, तो उसमें आया कि तमाम लोगों को जमा करें, तो ये तो नामुमकिन है। तो रूसो इसका जवाब देता है कि नहीं भाई, बादशाह जो है वो जो है रूलर, उसकी सलाहियत उसके पास इतनी ज़्यादा है कि वो उस जनरल विल को जान सकता। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, एक ऐसी बात के जो कि समझ में नहीं आती। तो ये इनके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, एतराज़ करने के लिए इन पे काफ़ी कुछ है। एब्सोल्यूट मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट थॉमस हॉब्स का है, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट इसका लॉक का है, फिर जनरल विल रूसो का है। तो इन पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ करने को चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनके बिटवीन जो चीज़ें ली गई हैं उसकी वजह से मॉडर्न माशरा वजूद में आया। इसमें जिस जिस निज़ाम में मॉडरेशन इख्तियार की गई, एक्सेस इख्तियार नहीं की गई, उसने तरक्की की है, लेकिन जिसमें भी कुछ एक्सेसिव पॉइंट आए हैं उनकी वजह से मुआशरे में बगाड़ पैदा हुआ है। तो ये है हमारा ओवरऑल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।